ईद मुबारक भाई। मुबारक हो आपके। ईद के दूसरे दिन एग्ज़ाम है। कल आपका एग्ज़ाम है, तो गोश्त है और फिर बैठ के पढ़ें। पेपर टू को यानी मैनुअली अटेम्प्ट करने से बेहतर ये है कि हम एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि टाइम भी कम है, तो इट इज़ बेटर कि हम कुछ पेपर्स हम चेक करें जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, और उनको हम देख लें कि भी उनकी उनसे क्या मिस्टेक्स हुई और व्हाट लेड देम टू हाई मार्क्स, कि जिसकी वजह से उनके पास इस तरह के मार्क्स उनके पास आ रहे हैं 77 आउट ऑफ 80 एंड सो ऑन। ठीक। तो ये स्टूडेंट है, इनका नाम छुपाया हुआ है और इनका ग्रेड ए आया है, क्योंकि हमारे पास जो इंडिविजुअल पेपर होता है उसमें हमारे पास ए स्टार नहीं होता, तो हाईएस्ट ग्रेड ऑन ईच इंडिविजुअल पेपर इज ए। कुछ इनकी मिस्टेक्स हैं, हम उनको देखेंगे, पर अभी हम पहले एक ओवरऑल गो थ्रू कर लेते हैं पूरे के पूरे पेपर को डिटेल के अंदर। पहला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देखें, पहले क्वेश्चन में वी हैव दिस टेबल और यहाँ पे बहुत सारा हमें एक डाटा दिया हुआ है। बजाय इसके इसके कि हम इस सारे डाटा को बैठ के गौर से देखें और पढ़ने की कोशिश करें और उसको हम समझने की हम कोशिश करें, बेहतर ये है, यानी जो कि आपका टाइम बचाएगा और जो कि आपकी मेंटल कैपेसिटी को बचाएगा, वो ये है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आएँ कि भई आपसे वो एग्ज़ैक्टली पूछ क्या रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भई डिफाइन सेकेंडरी प्रोडक्शन। अभी चूँकि डिफाइन का वर्ड है यहाँ पे और ये है भी एक 1 मार्कर, हेंस यू नीड टू गिव 1 प्लस 1 फैक्ट। तो 1 प्लस 1 फैक्ट आप देंगे। इसमें हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है सेकेंडरी प्रोडक्शन इज़ वेयर वी टर्न रॉ मटेरियल्स। टर्न का भी वर्ड सही है, कन्वर्ट का भी वर्ड सही है, इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। दूसरी फैक्ट यहाँ पर होगी, इनको अपने फुल मार्क्स मिल गए। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर टर्शरी प्रोडक्शन इन कंट्री बी, शो योर वर्किंग। अब हम आएंगे इस टेबल को समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले बैठ के इसको समझने की हम कोशिश कर लें तो उससे नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो हमारा टाइम है और जो हम इसको समझने में जितनी यानी जितनी देर हमसे लगेगी, तो बेहतर है कि आप पहले क्वेश्चन को देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि भी एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, तब फिर आप एग्जैक्टली वो चीज़ जाके ऊपर ढूंढेंगे, बजाय इसके कि आप पहले इस पूरी चीज़ को बैठ के पढ़ें, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं। सो कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर टर्शरी प्रोडक्शन इन कंट्री बी। हमने फाइंड करना है कंट्री बी की जो टर्शरी प्रोडक्शन है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन डॉलर्स, राइट। कंट्री बी कहाँ पर है? कंट्री बी का टेबल ये वाला है। उसकी टर्शरी प्रोडक्शन कहाँ पर है? इसकी टर्शरी प्रोडक्शन ये वाली है, यानी हमें 60% फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 60% लिखा हुआ है। हेंस हमें 60% फाइंड करना है। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट का वो क्या है? कंट्री बी की वो है 900 बिलियन। तो उसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है, हम लेंगे 60 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 900 बिलियन करेंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। और वो उन्होंने यहाँ पे इसी तरह से ही किया, 540 आंसर आना चाहिए। ये आ गया और ये आ गया। तो पहले जिनको मार्क्स मिला है वो मिले हैं इस वर्किंग के ऊपर, क्योंकि दे हैव टू शो देयर वर्किंग। एक मार्क यहाँ मिला है, दूसरा मार्क मिला है इस आंसर के ऊपर। तो ये इनके टोटल 2 मार्क्स हो गए। लेट मी क्लियर अप इट। Then you have part 3. Explain one possible reason for the differences in outputs shown in figure 1.1 for the two countries. यहाँ पे देखिए, यू हैव दिस 2 मार्कर, और इस 2 मार्कर के अंदर आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक्सप्लेन का वर्ड आया, राइट। तो अब इसमें हमारी जो टेक्निक होगी वो ये होगी कि भी हम एक पॉइंट देंगे और उसके बाद हम कोई वी विल एक्सप्लेन इट, यानी उसको हम कोई रीज़न देंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि आप या तो कोई रीज़न दें, या कोई आप इसकी इम्पैक्ट दें, या कोई आप इसकी एग्जाम्पल दें। ठीक। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा कि इट इज़ पॉसिबल दैट कंट्री बी इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉप डिजीज। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वन पॉसिबल रीज़न, यानी ये रीज़न आपने अपने आप से खुद से बनाना होगा, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चों ने इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ इस टेबल को डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर डिस्क्राइब तो यानी वो तो उनको ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भी इसकी टर्शरी प्रोडक्शन कम है, इसकी प्राइमरी प्रोडक्शन कम है, और इसकी प्राइमरी ज़्यादा है, इसकी इसकी टर्शरी ज़्यादा है। हमने इसको दोबारा से अपने वर्ड में रिपीट नहीं करना, हमने बताना है कि भी इसके पीछे क्या हमारे पास कॉज होगी, ये हमने बेसिकली बताना है इसके अंदर। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया, यानी आपने अपने आप से कोई पॉसिबल रीज़न निकाला। जब भी पॉसिबल रीज़न का वर्ड है, देन दैट मीन्स कि भी अब आपको आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो कंटेंट है, आपने वहाँ से कोई रीज़न प्रोड्यूस करना है। ठीक। हम्म। तो उन्होंने एक बता दिया हमें कि वो क्रॉप डिजीज से या फिर पेस्ट अटैक से, ये हमारे पास एग्जाम्पल भी होगी, विच इज़ वाई इट्स प्राइमरी प्रोडक्शन इज लोअर। तो उन्होंने हमें एक पॉइंट बताया, एक हमें एग्जाम्पल बताई, तो ये इनको एक अच्छा आंसर आ गया। सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, ये बहुत से बच्चे कह रहे होंगे भी ये एक इम्पैक्ट होगा, ये इम्पैक्ट नहीं है, ये सिर्फ उनका क्वेश्चन को रिपीट करना, राइट। तो सॉरी, नहीं नहीं ठीक है, ये वाला ये एक इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनकी प्राइमरी प्रोडक्शन लो है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया यहाँ तक।
और ये हमारे पास आ गया, उनका एक इम्पैक्ट आ गया, वरना ये उनकी एक एग्जाम्पल आ जाती। चलिए, सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस तरह के क्वेश्चन अब आइंदा आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, इसकी बजाय कोई और 2 मार्कर्स आ जाएंगे, या शायद वो कहीं और नंबर्स को आगे पीछे करके कोई और 3 मार्कर को इंट्रोड्यूस कर लेंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो ये इसका आंसर पोजिशन है, इसका आंसर इनविजिबल ट्रेड है, सिंपल एज दैट। एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन अ ब्रोकर एंड अ फैक्टर। अब यहाँ देखिए, अब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें इसको, यानी इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इस क्वेश्चन को आंसर करने के अंदर, राइट। उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ कि भी आपने एग्जैक्टली इसके बारे में आपने बात करनी, कंट्री ए के बारे में आपने बात करनी है। हैंस वाई स्पेंड योर टाइम, बेशक आपको 2 मिनट लगे, बेशक 1 मिनट लगे, बट स्टिल एक बंदे के जहन पे एक तरह से एक यानी बर्डन को हमने मिनिमाइज करना है, राइट। तो बजाय से कि हम हर चीज़ बैठ के पढ़ें, अच्छा इसका बारकोड कौन सा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा मैंने सी पार्ट कर, यानी बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर जाने शुरू हो जाते हैं। हमने सिंपली क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है कि क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली चाह क्या रहा है। Explain one difference between a broker and a factor. A broker helps connect buyer and seller and earns a commission, while a factor, ठीक है, ये उन्होंने ब्रोकर के बारे में एक अच्छी चीज़ बताई है कि भी वो आपस में उन दोनों को कनेक्ट करता है, और जो फैक्टर होता है वो गुड्स अपने, यानी वो अपनी पोजीशन में लेकर फिर बेचता है आगे जाके। तो यस, दैट्स फाइन, 2 पॉइंट्स हो गए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेनराइजेशन टू इम्पोर्टर्स इन द सप्लाई चेन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगेन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी ये केस स्टडी, जो एक लाइन की इन्होंने ये जो केस स्टडी लिखी है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, सो नो नीड टू रीड इट फॉर नाउ। आगे जाके शायद कोई और पार्ट्स में हो। कंटेनराइजेशन इज ट्रांसपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ये एक 6 मार्कर है, तो 6 मार्कर को आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले वी हैव टू आंसर दिस कीवर्ड हियर। कीवर्ड को हमने डिफाइन करना है बाय गिविंग अ 1+1, जो हमारे पास फॉर्मेट है। एक हमने फैक्ट बताया, फिर हमने दूसरा फैक्ट बताया, एंड दैट इज हाउ यू डिफाइन अ कीवर्ड। Containerization is transporting of goods in standardized metal containers, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स पहली फैक्ट होगी, इन स्टैंडर्डाइज्ड मेटल कंटेनर्स ये आपकी दूसरी फैक्ट। तो यहाँ पे उनको मिल गए 2 आउट ऑफ 2। किसके मार्क्स मिले हैं? यहाँ उनको मार्क्स मिले हैं अपने कीवर्ड को डिफाइन करने के। बाकायदा ये मार्किंग स्कीम में मेंशन है। आप किसी भी मार्किंग स्कीम में खोलें, खासतौर पर जो आपकी 2025 वाली मार्किंग स्कीम और जो उससे पहले वाली जो रिसेंट मार्किंग स्कीम, उनमें तो उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 2 मार्क्स फॉर डिस्क्राइबिंग कंटेनराइजेशन, या जो भी कीवर्ड वहाँ पे मेंशन होता है। कंटेनर्स कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू इम्पोर्टर्स एज कंटेनर्स आर फास्टर टू हैंडल। पहला पॉइंट यहाँ हो गया, हैंडल के स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। एंड एज दे कैन बी क्विकली लोडेड एट द पोर्ट। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट ये है, और ये इसका उन्होंने एक इम्पैक्ट बता दिया। मोर ओवर, क्योंकि हमें 6 पॉइंट के किसी भी 6 मार्कर के अंदर हमने अब अपने ही पॉइंट के, देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी 6 मार्कर के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपने डिफाइन किया अपना कीवर्ड, उसके बाद फिर आपने, अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 तरीके हैं, ये है हमारे पास मेथड नंबर 1। फिर आपने क्या किया कि आपने एक बताया बेनिफिट, और उसका आपने बताया इम्पैक्ट या रीज़न। ये आपको सब, यानी ये मैं आपको सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, या एग्जाम्पल। फिर आपने बताया उसका एक ड्रॉबैक, या अगर हम वो काम ना करें, जिस तरह से हमने आंसर फॉर्मेट में मेंशन किए हुए, इफ़ वी डू इट, यानी अगर हम कंटेनर्स इस्तेमाल करें तो क्या होगा, और अगर हम कंटेनर्स इस्तेमाल ना करें तो यानी एक ड्रॉबैक आ जाएगा कि भी अगर हमने इसको इस्तेमाल ना किया तो क्या होगा। ड्रॉबैक डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कि कंटेनराइजेशन का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हो। इट कैन ऑल्सो मीन कि भी आप अगर वो काम ना करें तो फिर आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ भी, इम्पैक्ट, रीज़न, एग्जाम्पल, और फिर लास्टली आपका कंक्लूजन। इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं, ठीक। ये था हमारे पास तरीका नंबर 1। जो मेथड नंबर 2 है, उसमें हम करते ये हैं, बेनिफिट बताया और फिर ड्रॉबैक को हटा के हम यहाँ पे एक और बेनिफिट बताते हैं। ये है हमारे पास मेथड नंबर 2, यानी हम किसी भी एक साइड की हम 2 बेनिफिट बता रहे हैं। जो हमारे पास मेथड नंबर 3 है किसी भी 6 मार्कर को आंसर करने का, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वो ये है कि हम बेनिफिट्स को हटा के हम यहाँ पे बताते हैं ड्रॉबैक्स और ड्रॉबैक्स।
दे कैन बो दे कैन मीन इन बोथ एस्पेक्ट कि भी आप किसी चीज़ का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हो, या अगर हम वो चीज़ इस्तेमाल ना करें, अगर हम उस चीज़ को अप्लाई ना करें, तो हमें क्या रिस्क उठाना पड़ेगा, क्या हमें लॉस बियर करना होगा। मैं इन दोनों ये दो डिफरेंट मीनिंग्स है, मैं इन दोनों को एक ही वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी ड्रॉबैक के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, तो ये तीन तरीके हैं। अगर आपको सीधे से समझ नहीं आए तो आप बेशक वीडियो को आप पीछे करें और आप फिर से देखें। तीन तरीके हैं, इनमें से आपने किसी भी एक को अपने अटेम्प्ट करना है और आपके 6 मार्क आपको आराम से मिल जाएगा। जो मेन चेंज आ रहा है वो इस पार्ट के अंदर आ रहा है, बाकी सारे के सारे पार्ट आपके सेम रहेंगे, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला। ओके, सो ये हो गया हमारे पास, आगे चलते हैं। इनका जो हम देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो more secure as containers are sealed, so it reduces the theft and damage. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे उन्होंने मेथड नंबर 2 इस्तेमाल की, जिसमें उन्होंने पहले एक बेनिफिट दिया और फिर उसका अगेन बेनिफिट, यानी बेनिफिट दिया, इम्पैक्ट बताया, फिर अगेन दूसरे पॉइंट में उन्होंने अगेन बेनिफिट बताया। ठीक, तो उन्होंने मेथड नंबर 2 इस्तेमाल किया यहाँ पे। ये हो गया। अब ओवरऑल आई बिलीव कंटेनर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर importers as they are easier and faster way of transporting goods। ये चीज़ होगी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यहाँ पर उन्होंने अपने आंसर को स्पेसिफाई किया। ऊपर उन्होंने बात की कि भी वो पोर्ट के ऊपर हैंडल करना उनको आसान होता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड शेप में होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि भी वो स्टैंडर्ड एक वो काफ़ी सिक्योर होते हैं, क्योंकि वो मेटल के बने होते हैं, लॉक्ड होते हैं, सील्ड होते हैं, तो थेफ्ट और डैमेज नहीं होता। कंक्लूजन में उन्होंने अपने पॉइंट्स को रिपीट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि भी वो फास्टर होते हैं और वो ईजियर होते हैं, यानी खास तौर पे ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया, अगर ये स्पेसिफाई ना करते तो ये इनका आंसर जेनरिक बनता और उनको 1 आउट ऑफ 2 मिलते अपने कंक्लूजन के अंदर। तो आपका कंक्लूजन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, और कंक्लूजन को मास्टर करने का एक तरीका जो है वो ये है कि आप सिंपली कंक्लूजन के अंदर मेंशन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप बताएं कि भाई ये चीज़ और किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर आपका कोई और यानी कोई और फैक्टर अगर आपके जहन में आता है तो बता दें। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भी दे आर इजियर एंड फास्टर वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इफ़ यू हैव कैपिटल इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन इट, क्योंकि डेफिनेटली दे आर एक्सपेंसिव। उनका उनकी स्टोरेज की कॉस्ट होती है, उनको उनको एक्वायर करने की कॉस्ट होती है, और फिर यू हैव टू सेव गार्ड देम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। ओला सेल्स बिल्डिंग मटेरियल्स, शी ओन्स 45। अच्छा, अगेन हमने इसको दोबारा से नहीं पढ़ना अभी, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। डिफाइन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, RDCs। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज अ लार्ज वेयर हाउस। ठीक है, पहला फैक्ट यहाँ हो गया, दैट स्टोर्स गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू शॉप इन अ पार्ट टू शॉप्स इन अ पार्टिकुलर रीजन। ठीक है, इनको वैसे आंसर यहाँ पे ही मिल गया था, डिस्ट्रीब्यूट्स देम, मगर चलिए उन्होंने आगे एक्स्ट्रा लिखी, कोई बात नहीं। Explain one reason why Ola has taken out public liability insurance. Ola has taken out public liability insurance to protect her business. ये इन्होंने अपना अपना क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। There is no need to repeat your question, even though इससे आपके मार्क्स कट नहीं है, मगर एग्जामिनर इसको कहता है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हालांकि ओ लेवल्स के अंदर इतना टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके ओ लेवल्स के अंदर यू हैव यानी मैटर करता है, मगर आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। सो आपके पास कभी यानी बहुत बहुत मुश्किल से किसी बच्चे को मुश्किल होती है ओ लेवल्स कॉमर्स के अंदर। अब तो उन्होंने खास तौर पर टाइम को इंक्रीज़ कर दिया 2 आवर्स के ऊपर। सो ये उन्होंने क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नो नीड टू रिपीट दिस क्वेश्चन। फ्रॉम लॉस एज शी डू नॉट हैव टू बियर द फाइनेंशियल बर्डन कॉज्ड बाय एनी डैमेज। तो बहुत अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन का कीवर्ड है। यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। तो इसके जो अप्रोप्रिएट जिसका होगा मेथड वो यही है कि भी हम पहले एक पॉइंट दें, फिर हम उसको एक्सप्लेन करें बाय गिविंग अ रीज़न, बाय गिविंग एन इम्पैक्ट, या बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो उन्होंने यहाँ पे देखें फ्रॉम लॉस एज टू प्रोटेक्ट हर बिजनेस फ्रॉम लॉस, ये इनका पॉइंट हो गया। एज सी डू नॉट हैव टू पे, यानी ये एज का वर्ड आ गया, तो ये इनका एक सारा आगे इनका रीज़न है। Explain one advantage to Ola of receiving 90 days trade credit from her main supplier। 90 डेज ट्रेड क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे देखें अगेन वही तरीका होगा, यहाँ पर एक्सप्लेन का कीवर्ड है, यहाँ पे 2 मार्क्स हैं। सो शी कैन इजीली गेट द मटेरियल्स एट दैट टाइम, पॉइंट हो गया, एंड कैन पे आफ्टर व्हेन शी अर्न द प्रॉफिट। यहाँ पे उन्होंने आगे एक एग्जांपल लिख ली है। ओला यूजेस, इसको छोड़ दें।
शुड ओला यूज रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि अब हमें फील हो रहा है कि अभी ठीक है उन्होंने मेंशन कर दिया ओला को, तो हम जरा पढ़ लेते हैं। ओला यूजेज रोड ट्रांसपोर्ट टू डिलीवर द बिल्डिंग मटेरियल्स टू द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। शुड ओला यूज रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें हमारे पास अब दो तरीके हैं किसी भी थ्री मार्कर को अटेम्प्ट करने के। वो दो तरीके कौन से हैं? वेल, पहला तरीका आपके पास किसी भी थ्री मार्कर को जो अटेम्प्ट करने का है वो है कि आप सबसे पहले एक मिनट, हाँ, कि आप सबसे पहले यहाँ पे बताएं अपना कोई पॉइंट दें, यानी यस या नो। तो पॉइंट का मतलब या तो यस करें या फिर आप नो करें, ठीक। उसकी फिर आप इसमें फिर आप ऐड करें कोई रीज़न यानी कोई कॉज, और उसमें फिर आप ऐड करें कोई इम्पैक्ट या कोई एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, दिस कैन कम अप हेयर। एग्जाम्पल की बजाय रीज़न की बजाय एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू। ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ एलिमेंट्स मैटर करते हैं। दूसरा तरीका किसी भी थ्री मार्कर को अटेम्प्ट करने का है वो ये है हमारे पास, एक मिनट, मेरा कैमरा ऑफ हो गया। खैर, दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो ये है कि आप पहले एक यस रीज़न दें, यानी आप एक यस पॉइंट दें, यस इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर आप एक नो पॉइंट दें कि नहीं दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अपने ही पॉइंट को आप निगेट कर सकते हैं, आप कोई ड्रॉबैक बता सकते हैं, आप कोई डिसएडवांटेज बता सकते हैं। और फिर आखिर में यहाँ पे आपने याद रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AO3 हेयर। आपके थ्री मार्कर में इवैल्यूएशन नहीं होती। थ्री मार्कर में यू ओनली हैव AO1 एंड यू ओनली हैव योर AO2, ठीक। तो यहाँ पे हम AO3 के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट हैविंग योर ओन ओपिनियन। हम यहाँ इवैल्यूएशन के बारे में बात नहीं कर रहे। ओपिनियन का मतलब ये है चूज या तो यस या फिर नो, चूज वन थिंग। तो इसमें भी हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो यस या नो, या आप एक उठाएं डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। यानी आप एक डिप्लोमेटिक एक आंसर दे दें कि भी इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन दिस एंड दैट। ये आपका AO3 नहीं है, ये आपकी हाँ, इवैल्यूएशन में भी हम यही काम करते हैं, मगर इवैल्यूएशन इज़ डिफरेंट क्योंकि उसमें हम एक कंक्लूजन डालते हैं और फिर हम ये वाला लिखते हैं, ठीक। उसमें हम एक रीज़न डालते हैं, उसमें हम एक इम्पैक्ट डालते हैं, उसमें हम एक एग्जाम्पल डालते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना ओपिनियन देना है और बस उसकी एक आपने रीज़न देना है। जबकि इवैल्यूएशन में हम क्या कर रहे होते हैं, इवैल्यूएशन में हम बाकायदा हम अपना पॉइंट देते हैं, उसकी फिर हम रीज़न देते हैं, उसका फिर हम आगे फर्दर इम्पैक्ट देते हैं, हम उसकी कोई उसकी हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक। तो यस इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू योर AO3, मगर ये AO3 के यहाँ पे मार्क्स नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है थ्री मार्कर को आंसर करने का। दोनों तरीके एग्जामिनर ने मेंशन किए हुए हैं अपने उसने किए हुए मेंशन एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स के अंदर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बेशक मंगवा लें, उसमें आप देख लें उसने थ्री मार्कर्स के ऊपर, उसने 8 मार्कर्स के ऊपर क्या उसने कमेंट किए हुए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाए कि वो क्लियरली बता रहा है कि भाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर AO3। काम हम वही कर रहे हैं मगर यहाँ पे AO3 के मार्क्स नहीं है यहाँ पे, ठीक। शी यूज्ड। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों नहीं है AO3 के मार्क्स? भाई उससे नहीं रखे हो, हम क्या करें इसमें, लाइक व्हाट कैन यू डू? तो जस्ट एक्सेप्ट इट, यानी ये दो हमारे पास मेथड है, हम बस ये कर लें इसको इस तरह से। अब क्यों नहीं किए हुए, अब आप जाके उनको आप एक लेटर लिख दें, बता दें उनको कि भी मुझे पसंद नहीं आया कि आपने AO3 के मार्क्स क्यों नहीं रखे हुए थ्री मार्कर के अंदर। सो थ्री मार्कर इज एसेंशियली, थ्री मार्कर का एक और तरीका जो है आंसर आंसर करने का वो ये है कि आप सिंपली पॉइंट दें, एक और पॉइंट दें, एक और पॉइंट दें। अब बताएं यहाँ पे कहाँ पे आपका ओपिनियन है, कहाँ पे आपका रीज़न है, कहाँ पे आपकी इम्पैक्ट एग्जाम्पल है। तो ये सारे तरीके एग्जिस्ट करते हैं, दे आर जस्ट वेज टू अटेम्प्ट योर थ्री मार्कर्स। इसके पीछे क्या साइंस है, ये क्यों हम बता रहे हैं, उसके लिए फिर आप एक सेशन हमसे बुक करवाएं, हम फिर आपको 2 घंटे बैठ कर हमसे पूरा बताएंगे कि हमने कहाँ से ये पढ़ा, कहाँ से हमने देखा, कहाँ से हमने वेरीफाई की, कौन से पैड एग्जामिनर्स हमने, फिर हम आपको बताएंगे। पर अभी एग्जाम से पहले अगर आप इस साइंस के पीछे पड़ जाएंगे भी ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वेल देन दैट वुड बी क्वाइट बैड फॉर यू। सो दीज आर थ्री मेथड्स, ये आपको पता होने चाहिए। इनमें से कोई एक, यानी अगर आपको तीनों याद नहीं रहते तो आप कोई एक चूज़ कर लें, अगर तीनों याद रहते तो बहुत अच्छी बात है। सबसे जो ईजीएस्ट है वो ये वाला है, उसके बाद जो ईजीएस्ट है वो ये वाला है, उसके बाद ये वाला ईजीएस्ट है, डिपेंड्स, पर सबसे ईजीएस्ट हमारे पास नंबर 3 ही है,
ठीक। तो बजाय मुझे मैसेज करने के कि भाई ऐसा क्यों है, आप सिंपली जस्ट एक्सेप्ट इट, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाए अपनी स्क्रिप्ट मंगवा लें, फिर आप मुझसे पूछिएगा कि भाई ऐसा क्यों है। ठीक हो गया। शी यूज रेल ट्रांसपोर्ट एज इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो फास्टर टू डिलीवर द बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग रेल। इम्पैक्ट हो गया, पॉइंट इम्पैक्ट एज, यहाँ पे रीज़न आ रहा है एज इन रोड देयर इज़ मोस्टली ट्रैफिक कंजेशन। इन्होंने ऑप्शन नंबर वन इस्तेमाल किया है और इस पैटर्न से इन्होंने इसको आंसर किया है। पॉइंट यहाँ पे इनका बना, और उसके बाद इन्होंने अपना इम्पैक्ट दिया, फिर इन्होंने यहाँ पे अपनी रीज़न दे दी। Ola is planning to expand her business by opening more shops. She is considering two options: becoming a private limited company or offering franchises. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दो की टर्म्स हैं वो ये दो हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके की टर्म इस तरह के पैराग्राफ यानी एक प्रोज फॉर्मेट के अंदर आए। अब यानी अब से एग्जामिनर इस तरह से आपको दे रहे हैं, तो ये दोनों आपके कीवर्ड्स हैं, ये दोनों आपके की टर्म्स हैं। फ्रेंचाइजीज और आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एंड इफ यू स्टिल डू नॉट बिलीव इट, तो फिर आप मार्केटिंग स्कीम खोलें, वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अपने जो जो उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्कीम में पॉइंट्स दिए हैं, तो शुरू में उन्होंने पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, फिर उन्होंने फ्रेंचाइजीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया था। डिस्कस बोथ ऑप्शंस, विच ऑप्शन वुड यू रिकमेंड। अभी हमारे पास एक 8 मार्कर है, तो उसमें हमने दोनों को डिफाइन करना होगा। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, पहला पॉइंट यहाँ हो गया, बट ऑल द शेयर होल्डर्स आर फ्रेंड एंड फैमिली। ठीक है। एक फैक्ट यहाँ होगी, दूसरी फैक्ट यहाँ होगी, इनको अपनी इस डेफिनेशन की इनको 1/1 मिल गए, फिर इसकी इनको मिलने थे 1/1। ठीक, तो टोटल बनते हैं 2/2। फ्रेंचाइजेज, whereas franchises is a business model where franchisee buys rights। ठीक है, बिजनेस मॉडल हो गया, बाइज राइट्स टू यूज। या फिर हम यहाँ भी कह सकते हैं, ये भी इनका एक फैक्ट होगी, फिर दूसरा फैक्ट यहाँ पर होगी। यहाँ भी इनको 2 मार्क्स मिल गए, A1 के इनके मार्क्स मुकम्मल हो गए। अब आगे वो A1 लिख सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो आगे लिखें। इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी 3-4 पॉइंट्स देने A1 के। ठीक। सो बहुत से बच्चे लाइक, मुझे हैरानगी यानी इस बात पे हो रही है कि आई डोंट नो, वो शायद वीडियो 3x पर देखते हैं या फिर 4x के ऊपर देखते हैं, दे लिटरली, मेरे ख्याल से शायद वो सिर्फ थंबनेल देखते हैं, फिर थंबनेल को क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये आपने यहाँ पे ये क्यों लिखा। यानी आराम से बैठ के तसल्ली से आप वीडियो देखें, उसमें आप तफसील से देखें कि भी मैंने क्यों क्या रीज़न दे रहा हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आई तो उसको बेशक पॉज कर लें, उसका बेशक स्लो डाउन कर लें, 0.5 पे कर लें, उसको समझें उसको। यानी देयर इज नो नीड टू क्रैम दैट वीडियो इनसाइड यू, देयर इज नीड टू एब्जॉर्ब दैट वीडियो टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वो मज़ीद पॉइंट्स देगा, तो इसके इन मार्क्स के अंदर कोई इजाफा नहीं होने वाला। देयर वोंट बी एनी इंक्रीज इन देयर A1, क्योंकि उनके मार्क्स ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो गए हैं A1 के। अगर वो दे रहा, दैट डज नॉट मीन कि आपने भी देने हैं। ये हम किसी और का पेपर चेक कर रहे हैं, ये सबसे ऑप्टिमल नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का। एंड दे गॉट 77 आउट ऑफ 80, बट दैट इज नॉट ऑप्टिमल। ठीक। If Ola expands her business to a private limited company, her personal assets will be protected। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पॉइंट हो गया, हमारे पास रीजन हो गई। However, Ola's control can reduce because decision may need approval of the shareholder। कंट्रोल रिड्यूस हो जाएगा, पॉइंट हो गया, रीजन दे दी उन्होंने यहाँ पे कि वो क्योंकि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल हमें चाहिए होगी। 8 मार्कर्स में हम इसी तरह से करते हैं कि पहले हमने डिफाइन कर लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले हमने डिफाइन कर लिया दोनों की टर्म्स को। इसके बाद फिर हमने एक जो की टर्म है, जो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट की टर्म है, उसका हमने बताया एडवांटेज, उसका हमने बताया डिसएडवांटेज। फिर हमने सेकंड की टर्म है, उसका बताया एडवांटेज, और उसका फिर हमने बताया डिसएडवांटेज, और आखिर में हमारे पास आएगा हमारा कंक्लूजन। इट इज़ लाइक दिस। इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले यहाँ तक ठीक कर रहे थे। इनसे जो गलती हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने समझ लिया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ऑफरिंग फ्रेंचाइजेस के बजाय, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने इसको समझ लिया कि भाई बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी है। जबकि यहाँ पे जो था वो ये कि भाई ओला ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसके लिए उसको कैपिटल चाहिए, उसके लिए उसको मोर शॉप्स चाहिए। तो मोर शॉप्स के दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाए, दूसरा तरीका ये है कि वो फ्रेंचाइजेस ऑफर करे, यानी वो खुद एक फ्रेंचाइजर बन जाए, तो खुद फ्रेंचाइजर बनकर फिर ऑफर करे। पर इन्होंने समझ लिया कि नहीं, वो फ्रेंचाइजी बन जाए। तो ये मिस्टेक्स बहुत होती हैं बच्चों से।
मैंने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट, खैर बेनिफिट ऑफ डाउट तो नहीं कहना चाहिए ये, अगर आप इस तरह से करेंगे एग्जाम के अंदर तो आपको आपके बिल्कुल मार्क नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपका मुकम्मल एक पूरा सेकंड पार्ट ऑफ योर एंटायर आंसर इज़ नाउ टोटली इनकरेक्ट, इनवैलिड। मगर क्योंकि इनका आंसर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड था तो मैंने उनको फुल मार्क्स दिए हैं। वैसे एग्जाम में कितने मार्क्स मिलने चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। However, by choosing to establish franchises, she can be, ये मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा। Then you have and there would be no need to find supplier and the franchisor, यानी उन्होंने उनका एक पॉइंट हो गया और फिर पॉइंट होने के बाद उनके फिर यहाँ पे the franchisor will provide training, यहाँ पे उनके पास एक इम्पैक्ट आ गई। However, Ola has to share the profit, यानी अब वो आ रहे हैं इसके ऊपर अपने यानी सेकंड पॉइंट की डिसएडवांटेज के ऊपर आ रहे हैं। However, Ola has to share the profit with franchises which lead to reduced income for her। ठीक, तो overall I believe Ola should establish franchises as most of things are carried out by franchisor, so she can expand her business easily and can earn profit easily just by using the name of brand। ठीक है, तो इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है, मैंने ऊपर वाला पॉइंट रिपीट नहीं किया। इन्होंने बताया कि भी वो उनके लिए काफ़ी आसान होगा और ज़्यादातर चीज़ें फ्रेंचाइजर हैंडल कर रहा होगा, तो इन्होंने एक और डिफरेंट रीज़न दिए, तो बहुत अच्छा। एग्जाम में इनको कितने मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि कंक्लूजन में उन्होंने लिखा था कि भी वो खुद एक फ्रेंचाइजी बन जाएगी और कोई फ्रेंचाइजर उनको हैंडल कर रहा होगा, तो कंक्लूजन उनका मुकम्मल रॉन्ग हो गया, तो इनके 2 मार्क्स चले गए यहाँ पे। एनालिसिस में जो इनका सेकंड वाला पॉइंट है ये वाला, वो क्योंकि मुकम्मल तौर पर उन्होंने यानी रॉन्ग अज्यूम किया है, तो इसके आपके पास चले गए 2 मार्क्स, तो टोटल इनको मार्क्स मिलेंगे अबाउट 4 आउट ऑफ 8 मिलेंगे इनको, या हाँ 4 आउट ऑफ 8 मिलेंगे इनको। यस, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने थे 3 वैल्यूज एक्स, वाई और फिर जी। एक्स में क्या था हमारे पास, टोटल करंट एसेट कौन से होते हैं, ये सारे करंट एसेट की लिस्ट दी हुई है इन्होंने जानबूझ के, यहाँ पे करंट एसेट की लिस्ट के बाद यहाँ पे 2 डॉट्स भी लगाए हुए हैं, विच बेसिकली मींस कि इसके नीचे सारे करंट एसेट्स हैं। तो बहुत से बच्चे कह रहे थे सर भाई जो डेटर्स हैं ये करंट एसेट में क्यों आ गए, भाई ये वो हैं कि जी जो कि आपको ओ करते हैं, यानी इनने आपसे उधार लिया हुआ। ठीक, तो आपको भी उनसे क्या है कि आप अपना पैसा वापस मंगवा सकते हैं इनसे। अगर इसमें उन्होंने लिखा होता करंट एसेट्स का ये वर्ड ना दिया होता बल्कि सब ये चीज़ें दी होती, तो फिर वहाँ पर आपको चूज़ करना होता है, यानी अगर कोई और भी उन्होंने दिया होता फिर आप चूज़ करते अच्छा ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये नहीं करंट एसेट, ये करंट एसेट है, लेकिन आपको लिस्ट में से चूज़ करना होता है। मगर यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ करंट एसेट की हेडिंग दी हुई है, फिर नीचे करंट एसेट लिखे हुए हैं। इन सारों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 28,800 आ जाएगा आंसर। फिर हमने फाइंड करना है फाइंड द लायबिलिटीज, और सॉरी हमने फाइंड करना है नेट करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल का जो होता है फॉर्मूला बहुत आसान सा, यू टेक करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट हमारे पास यहाँ पे 28,800 है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे 6,800 है। 800 से कट जाएगा, पीछे रहेगा 6,000। 28,000 माइनस 6,000 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 22,000, जो कि उन्होंने भी लिखा है, मैंने गलती से समझ लिया कि भाई ये 1 लिखा है, हालांकि ये 0 लिखा हुआ है। देन यू हैव टू फाइंड टोटल नेट एसेट्स एम्प्लॉयड। टोटल नेट एसेट एम्प्लॉयड का सिंपली मतलब ये है, ये एक बहुत फैंसी वर्ड हमें नजर आ रहा है, इसका आसान सा तरीका है कि आप उसको ब्रेक डाउन कर लें। टोटल यानी सारे, नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है कि भी आपके पास पूरे यानी ईयर के अंदर आपके पास पूरे के पूरे, नेट और टोटल सेम होता है, यानी नेट का भी मतलब होता है इन होल, टोटल की आप समझ लें। एसेट्स क्या होते हैं वो हमें पता है कि भी वो चीज़ें जो कि हम ओन करते हैं। एम्प्लॉयड जो कि हमने अपने बिजनेस में लगाई हैं, हमने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय की है, हमने इन्वेस्ट की है, हम उसको यूज कर रहे हैं। इसका क्या होगा तरीका, इसका सिंपल तरीका ये है कि भी हम 28,800 जो कि हमारे पास टोटल करंट एसेट्स हैं वो हम लें, उसमें हम ऐड करेंगे अपने फिक्स एसेट को, क्योंकि हमारे पास एसेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स, एक होते हैं करंट एसेट। टोटल फिक्स एसेट हमारे पास ये है, टोटल करंट एसेट हमारे पास ये है, इन दोनों का हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी 45,000 प्लस यू विल हैव 28,800। ठीक, हमारे पास आंसर आ जाएगा, यू गॉट 8 हेयर, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे सो यू विल हैव 3 हेयर, और यहाँ पे बस यहाँ पास आ जाएगा 1 ऊपर जाएगा, 4, 5, 6, 7 की 3,800। इसको हम अगर वेरीफाई करें यहाँ से यूजिंग आवर कैलकुलेटर, 45,000 प्लस 28,800 we get an answer of 73,800।
अब हमारे पास ये टोटल हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अपनी करंट लायबिलिटीज निकालनी है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि हम औरों को ओन करते हैं करंटली, यानी अभी हम एक साल के अंदर हमने ये पे करने हैं, यानी ये हमारी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कोई फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ये पेन दिया हुआ है। अब ये पेन ये मेरा एसेट नहीं है, ये आपका एसेट है जो कि मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे एक साल के अंदर पे करना होगा। हाँ, अगर एक साल के बाद जाके मुझे उसको पे करना होगा, देन दैट इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। ठीक, तो इसलिए हम इनको हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमने 73,800 में से हमने माइनस कर दिया 6,800। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? वी विल हैव 67,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। यू हैव 73,800 माइनस 6,800, आंसर आ गया आपके पास 67,000, जो कि उनका आंसर था। ठीक, नहीं समझ आई? गो बैक, 0.5 पे लगाएं इसकी स्पीड को, दोबारा से आप उसको समझ लें। एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं लगाई इसके अंदर, हमने हमने यानी माइनस नहीं की, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अभी हमने ओ नहीं करते, अभी वो हमारे उसके अंदर है। ठीक है, हमारी चीज़ नहीं है, हमारा एसेट नहीं है, मगर अभी हमने एक साल के अंदर उसको पे नहीं करना। ठीक, तो इसलिए हम उसको ये नहीं, हम ये मैंने 20 साल बाद 30 साल बाद हमें बहुत एक लॉन्ग टर्म में जाके हमें उसको वापस करनी होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हम क्यों नहीं माइनस करते हैं इससे? क्योंकि दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ये हमने लगा लिया है, इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसको माइनस करेंगे तो फिर आपको पीछे बचेगा ही कुछ नहीं। दैट इज योर इंटायर कैपिटल, दैट इज योर इंटायर मशीनरी, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सब कुछ आ गया इसके अंदर। कंप्लीट द मिसिंग फिगर, लेवल एक्स चाहिए हो गया हमारे पास। डिफाइन एसेट्स, एसेट्स आर थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस दैट हैव ओन्ड बाय बिजनेस, पहली फैक्ट होगी दैट हैव वैल्यू, दूसरी फैक्ट यहाँ पर होगी, यहाँ पर उनका आंसर मुकम्मल हो गया था। इन्होंने आगे जो लिखा है अच्छी बात है, लिख ली है, कोई बात नहीं, मगर वैसे ये एक्स्ट्रा है। एंड कैन बी यूज टू जनरेट इनकम, ये भी एक सेपरेट पॉइंट है, तो उन्होंने 3 फैक्ट्स लिखी हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मगर असूलन तौर पे यू जस्ट नीड टू स्टेट 2 फैक्ट्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ करंट लायबिलिटी, प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ एक गिव का वर्ड हो, स्टेट का वर्ड हो, या फिर आइडेंटिफाई का वर्ड हो, और वो एक मार्कर का हो, यू जस्ट नीड टू स्टेट दैट थिंग, यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन, यू नॉट लाइक यू डू नॉट नीड टू गिव multiple facts in order to support your point. Explain one reason why Sam's Garage does not accept payment in cash for petrol. ये टू मार्कर है, एक्सप्लेन का कीवर्ड है, यहाँ पे हम अगेन पॉइंट और फिर इम्पैक्ट या एग्जांपल या फिर रीजन आएगी। टू एलिमिनेट फ्रॉड, पॉइंट हो गया, बिकॉज क्या है, रीजन है, बिकॉज द मनी कैन बी फेक, तो ये हमारे पास रीजन होगी, 2 मार्क्स को पूरे मिल गए यहाँ पे। आइडेंटिफाई टू आफ्टर सेल, अगेन आइडेंटिफाई का वर्ड है, यू जस्ट नीड टू स्टेट, यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन। टू आफ्टर सेल सर्विसेज दैट माइट बी ऑफर्ड बाय सैम गैराज। रिपेयरिंग ऑफ द कार, ठीक है, कार वॉशिंग ये भी सही है, 2 मार्क्स मिल गए। Do you agree that it is a good idea for Sam's Garage to use leaflets to advertise its after sales services? Give reason for your answer. 3 मार्कर है, अगेन हमारे पास इसमें कौन से तरीके होंगे हमारे पास यहाँ पे आंसर करने के? ये 3 तरीके होंगे, इनमें से हम किसी को भी हम ले सकते हैं, किसी को भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी इन्होंने कौन सा अप्लाई किया हुआ है। पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि नो लीफलेट्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन। क्यों? एज दे कैन बी इग्नोर्ड और दे मे बी लॉस्ट, ठीक है, which results in forgetting the after sale service, ठीक है, so it is better to use social media instead. पॉइंट, यहाँ तक पॉइंट हुआ, यहाँ तक रीजन हुई, यहाँ तक उनका एक इम्पैक्ट हुआ, नहीं सॉरी, पॉइंट, इम्पैक्ट, रीजन। ठीक, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे इम्पैक्ट, यहाँ तक उनकी रीजन हुई। तो इन्होंने कौन से वाले फॉर्मेट को उन्होंने फॉलो किया? इन्होंने फॉलो किया अगेन इस वाले इम्पैक्ट, इस वाले फॉर्मेट को फॉलो किया। आसान है तो कोई बात नहीं। चलो 6 मार्कर हमारे पास एक और आ गया। Sam's Garage offers 5% discount on cars if sold. Cars sold if payment is made within 7 days. यानी अगर 7 दिनों के अंदर आप पे कर देंगे तो फिर आपको टोटल प्राइस में से 7% आपका रिड्यूस हो जाएगा, यानी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इवेल्युएट वेदर Sam's Garage should offer discount for prompt payment. गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या होती है? ये कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई सेपरेट टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये सिंपल इंग्लिश है। दैट बेसिकली मीन्स प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्टेंट। तो इंस्टेंटली अगर आपने इंस्टेंट पेमेंट आप समझ रहे, ये वही चीज़ लिखी हुई है। बहुत से बच्चे कहते हैं भी प्रॉम्प्ट पेमेंट हमारे पास, बहुत से बच्चों में नहीं, खैर बल्कि इन्हीं का ही क्वेश्चन था कि प्रॉम्प्ट पेमेंट हमारे पास एग्जाम यानी सिलेबस में नहीं है। वेल, सिलेबस में वो बेसिक इंग्लिश के कीवर्ड तो नहीं डालेंगे ना, क्योंकि एग्जैक्टली आप वो क्या एग्जाम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कुछ हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है, हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, कोई बात नहीं, हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। यू कैन मैसेज मी, यू कैन बल्कि आप खुद भी थोड़ा सा इसको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ऊपर बात कर रहे हैं कि विद इन 7 days पे करने की, यानी
इंस्टेंट पेमेंट करने की, क्विक पेमेंट करने की, रैपिड पेमेंट करने की, फॉरन पेमेंट करने की। तो इसका मतलब यही होगा। सो ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग, या जो भी आपको आपके पास वर्ड है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, बाय ब्रेकिंग इट डाउन। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आप उसको जो आगे और जो पीछे कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उसको देख के आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर तुक्का लगाएं, तुक्का बहुत कामयाब होता है। कैश डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन प्राइस। ठीक है, कीवर्ड हमारे पास डिस्काउंट था। इट इज अ रिडक्शन इन प्राइस, पॉइंट यहाँ पे हमारे पास फैक्ट हो गया, गिवन बाय द सेलर टू द बायर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। दूसरा फैक्ट हो गया A1 के 2 out of 2 मार्क्स मिल गए। आगे, Sam's Garage should offer discount as it is a good idea to boost sales point and attract customers because customer like a good deal. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने उसकी रीजन बता दी। However, Sam will not be able to earn more profit point if the discount given to customer is very large. Reason बता दी। In my opinion, offering discount is a better option as it is a good idea, as it is a good way of being competitive. ठीक है point, and to stand out from other companies resulting in more customers. रीजन इम्पैक्ट, ये सारी उन्होंने यहाँ पे चीज़ें बता दी, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको कंक्लूड किया। तो इंस्टीन को अपने कंक्लूजन के भी 2 out of 2 मार्क्स मिले। ठीक, ये 2 out of 2 मार्क्स इसके ये एप्लीकेशन के नहीं है, ये आपके मार्क्स हैं बेसिकली अपने पॉइंट्स देने के, आप समझने की आपके एनालिसिस के मार्क्स हैं। तो अब ये इसके जो मार्क्स है वो बेसिकली 2+4 है, क्योंकि आपका AO3 और आपका AO4 इकट्ठे कंबाइन हो चुका है। तो अब ये यूं है, बट अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें कि आपको क्या करना होगा, तो ये यूं है 2+2+2, ये एनालिसिस की, ये आपकी इवैल्यूएशन की। ठीक है, उन्होंने इसको कंबाइन कर दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भी आपने अब एनालिसिस देना ही नहीं है, आपने सिंपली इवैल्यूएशन देना है। AO3 का जो मतलब है, AO3 का अगर आप कीवर्ड AO3 का जो जो आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, यानी शुरू में पहले एनालिसिस के मार्क हैं, फिर आपके पास इवैल्यूएशन के मार्क्स हैं। तो वो उन्होंने क्यों उसको मर्ज किया है टू मेक थिंग्स सिंपलर। बहुत ज़्यादा एक डिवीजन हो रही थी इवैल्यूएशन और एनालिसिस, क्योंकि बहुत एक सिमिलर चीज़ है, और बहुत तो नहीं है। इवैल्यूएशन कैन नॉट हैपन विदाउट एन एनालिसिस, और अगर आप इवैल्यूएशन करेंगे विदाउट एन एनालिसिस सो दैट वोंट बी एन इवैल्यूएशन, क्योंकि यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू सपोर्ट दैट थिंग। तो इसलिए उन्होंने उसको मर्ज कर दिया। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 4। Jonah is a student and has opened a deposit account and a current account at the local bank. That's fine. State 2 features of a deposit account. स्टेट का वर्ड है हमारे पास, यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, वी जस्ट नीड टू स्टेट, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। इंटरेस्ट एज मनी दैट इज इंटरेस्ट ऑन मनी दैट इज डिपॉजिटेड। ठीक है, इट इज़ यूज टू सेव मनी, बहुत अच्छा। एक्सप्लेन अ करंट अकाउंट सर्विस जोना could use in each of the following situation, wanting to see details of his bank account। तो यहाँ पे ये है कि he can use mobile banking app to check his statement, बहुत अच्छा। withdrawing money when the bank is closed, um, उसके लिए यह है कि भाई ही कैन यूज़ हिज डेबिट कार्ड इन एनी स्टोर। तो यस, यानी बहुत अच्छा, सिंपल हो गया। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर, ठीक है सर, 4 है, हाँ 4 का सी पार्ट। डू यू एग्री दैट द बेस्ट वे फॉर जोना टू कम्युनिकेट विद हिज बैंक इज बाय मोबाइल ऐप। अब डू यू एग्री, अगेन वही बात है, वही वही आर्गुमेंट है, यू हैव दोस 3 मेथड्स इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट योर 3 मार्कर्स। नो नीड टू फोकस ऑन कि भाई इसमें इवैल्यूएशन देनी नहीं देनी। इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ आपके 6 मार्कर और आपके 8 मार्कर के अंदर है, इसके अंदर हमारे पास नहीं है। हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, यहाँ पे इन्होंने कौन सा अप्लाई किया है। यस इट इज़ अ बेस्ट वे बिकॉज, यस इट इज़ अ बेस्ट वे बिकॉज इट विल रिड्यूस हिज ट्रैवल टाइम। ठीक है, इसकी ट्रैवल की कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, एंड ही कैन ईजिली एक्सेस इट एनीवेयर। ये उसने एक और रीज़न बताया, यानी एक उन्होंने रीज़न बताई, एक उन्होंने पॉइंट बताया, और फिर उन्होंने एक रीज़न बताई उसकी, मगर उनका थर्ड पॉइंट मिसिंग है। यानी अगर हम उन तीनों फॉर्मेट्स को देखें जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, तीनों वेज इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट योर 3 मार्कर, इन तीनों वेज के मुताबिक यानी उन्होंने पॉइंट 2 उन्होंने दे दिए थे, यानी एक उन्होंने दिया कि भी ट्रैवल टाइम कट हो जाएगा उनका, और दे कैन एक्सेस इट एनीवेयर दे लाइक। तो तीसरा उनका मिसिंग था। ये था हमारे पास मेथड, यानी मेथड नंबर 3 से अगर हम उसको चेक करने की कोशिश करें। अगर हम मेथड नंबर 2 से चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी हमें नजर आएगा कि भी उन्होंने, क्लियर कर दूँ, यस का उन्होंने पॉइंट दिया, और फिर उन्होंने एक और यस का बताया कि भी हाँ, यानी एक उन्होंने दिया कि भी ट्रैवल टाइम कट हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि भी दे कैन एक्सेस इट एनीवेयर। तो एक उनका पॉइंट मिसिंग था, तो अगेन 2 मार्क्स मिलेंगे इस मेथड के मुताबिक भी। तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है कि भी पॉइंट, रीजन और फिर इम्पैक्ट ऑफ एग्जाम्पल। पॉइंट उन्होंने दिया ट्रैवल टाइम कट हो जाएगा, उन्होंने फिर एग्जाम्पल दी कि दे कैन एक्सेस इट एनीवेयर, एक उनका रीजन मिसिंग था। तो अगेन उनको यहाँ भी मिलेंगे 3
यानी 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे उनको यहाँ पे। तो तीनों तरीके दे स्टैंड ट्रू, तीनों तरीके से अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास मार्क्स सेम आएगा। ठीक, क्यों वो क्यों आएगा? अगेन उसके लिए आप फिर कभी एग्जाम के बाद फिर आप आइएगा छुट्टियों में कभी, और फिर हम डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई ये हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। यानी it took us years and years to figure this out. So I cannot convey it in a single WhatsApp message. यहाँ फिर से हम उनको यहाँ पे मिल गए 2 आउट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 4, डी पार्ट। हाँ, Jonah wants to buy a new laptop from a retail store. He is considering two options to buy the laptop. यहाँ पे हमारे पास जो दो कीवर्ड्स हैं वो ये दो हैं। ठीक, discuss each of those option. Which option do you recommend? Give reason for your answer. A store card is a plastic card. फैक्ट होगी provided to customer by a large scale retailer through which credits is given on monthly basis. तो ये एक और फैक्ट है, ये एक और फैक्ट है, तीन फैक्ट है, कोई बात नहीं, इनको 1 आउट ऑफ 1 मिल गया अपनी पहले कीवर्ड को, की टर्म को डिफाइन करने के। While a loan is money borrowed from a bank that must be repaid, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट हो गया, यूजुअली विद इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी हो गया। अगेन 3 फैक्ट्स उन्होंने मेंशन की है, कोई बात नहीं, 1 आउट ऑफ 1 यहाँ भी इनको मिल गए, टोटल इनको 2 आउट ऑफ 2 इनके मार्क्स हो गए। If he selects store card, he can buy the laptop immediately and he does not need to pay interest. पॉइंट हो गया यहाँ पे, उनके उसकी रीज़न बता दिए। सो ही कैन पे बैक इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। पॉइंट हो गया, रीज़न हो गया, इम्पैक्ट हो गया। हाउ एवर इफ पेमेंट इज नॉट मेड ऑन टाइम, ही क्या लिखा हुआ, ही मे बी चार्ज, ये वे नहीं, ये ही मे बी चार्ज, ही मे बी चार्ज विद अ हायर इंटरेस्ट। पॉइंट हो गया, बैंक लोन कैन इजीली गिव, हाउ एवर इफ पेमेंट इज नॉट मेड ऑन टाइम, ही कैन बी चार्ज विद अ हायर इंटरेस्ट। अब यहाँ देखें, इनसे इन्होंने अपना इन्होंने एक अपना जो नेगेटिव पॉइंट है वो उन्होंने डेवलप नहीं किया, राइट, मगर उनको फिर भी उनको फुल मार्क्स क्यों मिले हैं? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे देखें, इफ़ ही सिलेक्ट स्टोर कार्ड ही कैन बाय द लैपटॉप इमीडिएटली, पॉइंट, एंड ही डज नॉट नीड टू पे इंटरेस्ट, ये, सो ही कैन पे बैक इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने अपने एक साइड को ऑलरेडी इसको डेवलप किया हुआ था, हेंस उन्होंने दूसरी साइड को डेवलप नहीं किया सही तरह से, तो कोई बात नहीं, इनके मार्क्स नहीं कटे। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे भी क्यों नहीं कटे, उसके लिए हम वापस आते हैं इसको समझने के लिए। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर ली दो कीवर्ड्स, इसके उनको मार्क्स मिल गए। अब उनको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना था और फिर इसको एक्सप्लेन करना था। इन्होंने क्या किया, अच्छा अगेन तरीका ये नहीं है कि हम सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप एग्जैक्टली इसको अपने फॉलो करना, यू हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स। एक तरीका ये भी है कि आप ये कर लें, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि आप ये कर लें, डिसएडवांटेज, और यहाँ पे आप बता दें एडवांटेज। तीसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि, यानी तीन तरीके हैं, या तो पहले पॉइंट की डिसएडवांटेज बताएं और दूसरे पॉइंट की एडवांटेज बताएं, या पहले पॉइंट की एडवांटेज बताएं दूसरे पॉइंट की डिसएडवांटेज बताएं, या जो मिडिल वे है जो कि मुझे पसंद है वो ये है कि आप हर एक के एक एडवांटेज ब्रीफली एक्सप्लेन करें और फिर उनका एक डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करें। इन्होंने पहले पॉइंट के लिए उन्होंने ये वाला तरीका इख्तियार किया, प्लस दे एडेड अ वेरी ब्रीफ डिसएडवांटेज, इसलिए इनको यहाँ पे फुल मार्क्स मिले। ठीक, समझ नहीं आई, इसको दोबारा से पीछे करें, वीडियो को 0.5 पे लगाएं, दोबारा से इसको सुनें, वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, उन्होंने अपना एडवांटेज बहुत अच्छे से डेवलप किया है, मैंने 3 पॉइंट्स दिए उसके लिए, हालांकि उनको सिर्फ 2 पॉइंट्स देने थे। हाउ 2 पॉइंट्स का मतलब ये है कि भी उन्होंने एक पॉइंट दिया, रीजन दी, एग्जाम्पल दी, तो उन्होंने 3 चीज़ें की, हालांकि उनको सिर्फ 2 चीज़ें करनी थी। However, if payment is not made on time, he may be charged with a higher interest. ये उन्होंने एक ब्रीफ किस्म का डिसएडवांटेज बता दिया। बैंक लोन can easily get access to a large amount to buy a laptop, and it usually has a lower interest rate, ठीक है, and the fired, ये क्या है, and the, ये समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ, and the fixed है, sorry, and the fixed repayments also helps with budgeting, impact हो गया। However, if he is having a bad credit record, his laptop can be taken away. रीज़न हो गया, impact हो गया, तो बहुत अच्छा। ओवरऑल
Jonah should choose bank loan as he can spread the repayment, पॉइंट हो गया, एंड कैन पे देम विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन, इम्पैक्ट होगी। कंक्लूजन उन्होंने बहुत अच्छे से इसको लपेट लिया। अब बच्चे यहाँ पे पूछेंगे भी मैंने ये 2 आउट ऑफ 2 ये जो यहाँ पे उनको मार्क्स दिए हैं एप्लीकेशन के, क्योंकि आपका A2 होता है एप्लीकेशन के होता है, तो ये मैंने क्यों दिए हैं? वेल ये मैंने इनको इसलिए दिए हैं क्योंकि उन्होंने बेसिकली, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि यू नीड टू मेंशन दैट कॉन्टेक्स्ट इन योर आंसर। एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने एग्जैक्टली यहाँ से वर्ड्स उठा के नीचे लिखने हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड एप्लीकेशन। दैट टू कैन बी एप्लीकेशन। अगर कोई केस स्टडी दी हुई है, जैसे बिजनेस और इकोनॉमिक्स में होता है कि आपको केस स्टडी दी हुई होती है, आपने वहाँ से डाटा यूज़ करना होता है, एग्जाम्पल्स यूज़ करनी होती हैं, आपने वहाँ से रीजन उठाने होते हैं, आपने मेंशन करने होते हैं अपने आंसर के अंदर। मगर यहाँ पे इस तरह से नहीं है। वो सिर्फ एक तरीका है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन करने के यू हैव अ लॉट ऑफ वेज। ठीक, उनमें से जो एक तरीका जो कि कॉमर्स में अप्लाई होता है, कॉमर्स में भी मल्टीपल होते हैं अप्लाई। एक तरीका ये है कि आप इस कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करें। यानी जो ना जा रहा है, वो एक कस्टमर है, वो एक नया लैपटॉप बाय करने जा रहा है किसी रिटेल स्टोर से, तो आप बीच में कितनी जल्दी इसमें एग्जाम्पल आ सकती है। यहाँ पे देखें उन्होंने उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो उसको क्या कहते हैं, यहाँ देखें इन्होंने मेंशन किया है कि भी अगर वो स्टोर कार्ड को सिलेक्ट करेगा तो उसके पास लैपटॉप यानी इमीडिएटली आ जाएगा, और उसको स्मॉलर इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना पड़ेगा। सो नाउ दैट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक, इन्होंने उसकी एग्जांपल दी हुई है। हाउएवर, यानी ये भी तो लिख सकते थे ना कि भी सो दैट ही कैन पे बैक इजीली, ये भी तो लिख सकते हैं, मगर उन्होंने एग्जांपल दी कि भी सो दैट ही कैन पे बैक इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। दैट एग्जांपल इज रेलेवेंट टू दैट स्टोर कार्ड, जो आपका रिटेल स्टोर है उससे उससे रिलेवेंट है, उससे यानी अप्रोप्रिएट है। इसी तरह से हमारे पास बैंक लोन के भी है। गिव एक्सेस टू लार्ज अमाउंट टू बाय एंड इट यूजुअली हैज़ अ लोअर इंटरेस्ट, रेट। ये कहाँ से, ये कहीं एग्जाम यानी यहाँ पे कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो ये लिख सकते थे कभी, एंड इट इज़ यूजुअली चीपर। तो उन्होंने स्पेसिफाई किया बाय गिविंग एन एग्जांपल, यस एंड इट यूजुअली हैज़ अ लोअर इंटरेस्ट रेट। ये बहुत सारे तरीके हैं आपके पास एप्लीकेशन लिखने के। तो इसलिए आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू बाय गिविंग यू ऑल दोज मेथड्स कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन करनी है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल रूल ऑफ थंब बताऊंगा, और वो ये है कि आपने अपने आंसर को बहुत स्पेसिफाई करना है, आपने अपने आंसर को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करना है। ठीक, कहीं अगर चीप लिखा हुआ तो चीप का मतलब क्या है उसको आप एक्सपेंड करें। अगर बेशक आपने लिख लिया, आपके पास टाइम है एग्जाम को ख़त्म होने में, तो आप उसको कट करके आप ऊपर यहाँ नहीं, यहाँ बीच पे लिख लें आप कहीं पे। ठीक, एनीवेज इसको मिल गया 8 आउट ऑफ 8 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टर्म ग्लोबल ई कॉमर्स। अब बजाय इससे कि हम बैठ के इस पूरे ग्राफ को देखें, अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ई कॉमर्स क्या होती है? ऑल द एक्टिविटीज दैट सपोर्ट ट्रेड एंड कनेक्ट्स प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स ग्लोबली। ये उन्होंने ग्लोबल कॉमर्स को डिफाइन किया है, ये उन्होंने ई कॉमर्स को डिफाइन नहीं किया। तो क्योंकि उन्होंने ग्लोबल कॉमर्स को डिफाइन किया है, तो इसलिए इनको 1 आउट ऑफ 2 उनको मार्क्स मिल गए। सिर्फ यहाँ पे उनको ऐड क्या करना था? यूजिंग इंटरनेट, बस उनको ये ऐड करना था, ये ओवर इंटरनेट। Calculate the increase in global e-commerce sales from 2017 to 2023। हमारे पास 2017 के अंदर जो हमारे पास सेल्स हैं वो हैं 2382 है, और 2.382 है। हाँ, 2.382 है, 382 है, और 2023 के अंदर हमारे पास है 6.542 है। तो उसको सिंपली माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास टोटल हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उन्होंने किया सही किया। इनसे जो गलती हुई है वो ये है कि उन्होंने यहाँ पे ट्रिलियन मेंशन नहीं किया। अपने याद रखने के बजाय से कि आप ये सारे ज़ीरोज़ लगाएँ, आपको बाकायदा मेंशन करना है ये चीज़ यहाँ पे। या तो आप ट्रिलियन लिखें, एक तरीका ये है, या फिर आप लिखें टी लिखें। या अपने याद रखें, यू हैव मिलियन के लिए आपके पास छोटा m होता है, बिलियन के लिए यू हैव BN होता है, ट्रिलियन के लिए यू हैव अ बिग कैपिटल T, एंड यू हैव टू यूज़ दैट। या फिर आप इसके फिर ज़ीरोज़ याद रखें कि इसमें 6 ज़ीरो होते हैं, इसमें इतने, इसमें इतने होते हैं। ठीक, तो आपको 2 तरीके हैं, एंड यू कैन यूज़ इट। ज़ीरोज़ को लिखने के बजाय आप सिंपली ये 3 चीज़ें याद रख लें, ये आपके लिए आसान पड़ेगा। मैंने उनको यहाँ पे मार्क्स नहीं काटे, पर वैसे एग्जामिनर वैसे भी खैर नहीं काटता वो, दैट डिपेंड्स। अगर ये ज़्यादा मार्क का तो फिर ये काटता, पर इसके 1 मार्क का तो फिर नहीं काटेगा। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ई कॉमर्स बिजनेस टू हैव अ गुड्स रिटर्न ऑप्शन ऑन इट्स वेबसाइट। 2 मार्क का है ये क्वेश्चन, और पे एक्सप्लेन का कीवर्ड है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट विद द कस्टमर, पॉइंट दे दी है, एज रीजन दे रहे हैं, दे विल प्रेफर टू शॉप एट अ website which has a return option, so
दिस विल हेल्प टू इंक्रीज सेल। ठीक है, उन्होंने ऐसी एक रीज़न बता दी। इस तरह के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। इसके बजाय आप क्या आएंगे, आप कोई वो 3 मार्कर डाल देंगे, या ऊपर नीचे से कोई मार्क्स कट करके आपके यहाँ पे 2 मार्कर या कोई 4 मार्कर कोई ऐड कर लेंगे यहाँ पे। क्रेडिट कार्ड कंपनीज चार्ज ऑनलाइन स्टोर्स कमीशन ऑन सेल्स, वेल दैट इज ट्रू, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं उनमें जब हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उनको कमीशन मिलता है। और डिजिटल उसके लिए ये होता है कि कंपनीज कहती हैं आप अपने अपने स्टोर में हमारा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आप रखें, और उस पर हम आपको कमीशन देंगे, तो जितनी सेल्स होंगे आपको उस पर कमीशन देंगे। तो जो कस्टमर्स होते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, दे डू नॉट नीड टू पे विद कैश, hence they can pay using their credit card, and that would be beneficial for them as well, and for this company and for the online store as well. डिजिटल receipts are sent directly to the customer's home address, false। डिजिटल रिसीप्ट जो होती है वो कभी भी होम एड्रेस पे नहीं जाएंगी, क्योंकि वो फिजिकल रिसीप्ट होंगे जो कि जाएंगे। मोबाइल वॉलेट enable online purchases through a smartphone, yes that is true। explain two effects of growth of e-commerce on traditional retailers। ये है आपका क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 5 के आखिर में, आई गेस, या फिर आपका यूनिट नंबर 2 के आखिर में है मेरे ख्याल से। इसके ऊपर पूरा आपका नोट्स में मेंशन है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी हमारे पास एक है 6 मार्क का। हमारे पास की टर्म यहाँ पे क्या है, यू हैव टू की टर्म्स, या तो ये है या फिर ये है। आप इनमें से किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक को डिफाइन करना है। अगर आपको बिलीव यानी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो फिर आप इसकी मार्केट स्कीम खोलें। ये हमारे पास पेपर है अक्टूबर नवंबर 2025, पेपर 2-1 है, उसमें खोलें, उसमें आप 6 मार्कर खोलें। ये है क्वेश्चन नंबर 5, आई गेस 5 है, हाँ 5D है। 5D खोलें, वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ होगा। Evaluate two effects of growth of e-commerce on traditional retailers. Give reason for your answer. E-commerce is buying and selling of goods. तो उन्होंने इसको डिफाइन किया है थ्रू थ्रू इंटरनेट, तो उन्होंने सही तरह से इसको डिफाइन कर लिया। पहला फैक्ट ये हो गया, दूसरा फैक्ट ये हो गया। ट्रेडिशनल रिटेलर्स कैन लूज देयर कस्टमर्स एज पीपल विल प्रेफर टू परचेज थिंग्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम। ठीक है, पॉइंट ये हो गया, रीजन ये हो गया। एंड ऑल्सो दे कैन मेक देयर ऑर्डर एट एनी टाइम they want, making e-commerce more flexible, which will reduce customer for traditional retailers। अब अगेन ये जो उन्होंने पॉइंट यहाँ पे लिखा था कि दे विल लूज द कस्टमर, उसको हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का कोई तुक नहीं था, देयर वाज नो रीजन फॉर इट, मगर चलें कर लिए, कोई बात नहीं। मार्क्स नहीं कटे, उससे उनकी स्पेस कम होगी। मोर ओवर दे कैन लूज, ये इन्होंने काफ़ी एक बड़ा पॉइंट लिखा है, काफ़ी डिटेल में उसको एक्सप्लेन की, ज़रूरत नहीं थी इसकी भी, कर लिया, खैर कोई बात नहीं। Moreover, they may close their stores and shift to e-commerce. Point हो गया, which will cost them a lot of money. Reason impact होगी। Overall, traditional retailers will be unemployed, and they have to seek training for e-commerce in order to compete। कंक्लूजन में जो उनसे गलती हुई वो ये हुई कि भी ट्रेडिशनल, अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, ट्रेडिशनल रिटेलर्स क्या सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी क्या मुकम्मल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? अभी ई कॉमर्स की सबसे ज़्यादा ग्रोथ चल रही है दुनिया के अंदर, क्या ट्रेडिशनल रिटेलर्स खत्म हुए हैं? नहीं, बल्कि बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में बहुत सारे लार्ज स्केल रिटेलर्स खुले हैं, बहुत से स्मॉल स्केल रिटेलर्स खुल रहे हैं। तो ट्रेडिशनल रिटेलर्स क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि डिलीवरी टाइम खत्म हो जाता है उसके अंदर आपके पास एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ट्रस्ट है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट को, तो वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। ई कॉमर्स बेशक जितनी भी एफिशिएंट हो जाए, उसमें वीआर आ जाए, उसके अंदर यानी आपके पास एक मीटा वर्ल्ड हो, उसमें वर्चुअल रियलिटी हो, जो भी हो जाए, आपके पास ई कॉमर्स के साथ साथ ट्रेडिशनल रिटेलर्स भी एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। बाय स्टेटिंग अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट हेयर कि सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, दैट डजंट मेक सेंस, हेंस उनको 1 आउट ऑफ 2 मिलेगा। सो वेगनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स करते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके आंसर बहुत टॉप नॉच होते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उनका सिलेबस का प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स उनके करते हैं वेगनेस के ऊपर, बहुत एक जेनेरिक स्टेटमेंट लिखते हैं, दे डू नॉट स्पेसिफाई देयर आंसर इनफ। तो बस ये था आपके पास आपका अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर। नाउ फॉर योर सेक, मैंने आपको मार्किंग स्कीम में यहाँ पे लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दैट 6 मार्कर। 5D की बात कर रहे हैं, यहाँ देखें, ये था हमारे पास क्वेश्चन 5D का। वैल्यूएट टू इफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, अप टू 2 मार्क्स, यानी अप टू का मतलब ये है कि 2 मार्क्स तक, यानी मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अप टू 2 मार्क्स फॉर डिस्क्राइबिंग ई कॉमर्स या ऑनलाइन रिटेलर्स, आपके पास चॉइस है। यहाँ पे ये एंड का ऑप्शन नहीं है, ये या है, दिस इज और, या उर्दू में लिखते हैं या उर्दू में लिखते हैं और।
तो बेसिकली और के बारे में बात करें कि या तो आप ट्रेडिशनल रिटेलर्स को या ऑनलाइन रिटेलर्स को के बारे में आप बात करें, या फिर आप ई कॉमर्स के बारे में आप बात करें। तो ट्रेडिशनल रिटेलर्स ये होते हैं, ई कॉमर्स ये होती है। सिंपल। उन्होंने दोनों को यहाँ पे देखें डिफाइन किया हुआ है, दोनों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिर उन्होंने अपने आंसर के ऊपर आया यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं आपको एप्लीकेशन के कोई आपको मार्क यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन का मार्क होता ही नहीं है। ठीक, तो इस बहस में ना ना पड़िएगा कि भाई एप्लीकेशन के मार्क्स हैं नहीं है, क्यों नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ दें। इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक। अ, अब एक और चीज़ जो कि आपसे शेयर करनी थी वो ये है कि हमारे पास बहुत से बच्चों का सवाल था कि भी हम कल एग्ज़ाम के दौरान हम अगर हमारी रेटिंग बड़ी है या हमारा आंसर लंबा हो तो हम कहाँ तक लिख सकते हैं, हमारे पास कौन सी स्पेस अवेलेबल है। सो उसकी जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स किसी भी पेज को ले लेते हैं एग्जांपल, ये एक क्लीन पेज है। आपके पास जो स्कैन होता है वो होता है आपके पास स्कैन ये सारा पार्ट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैं स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये सारा पार्ट आपका स्कैन होता है, ये सारा पार्ट, विच मीन्स यू कैन राइट बिलो दीज लाइन्स एज वेल। बच्चों ने किया हुआ है। आई विल शो यू द ऑफिशियल स्क्रिप्ट और दो स्टूडेंट जिन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे तो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ डू नॉट राइट इन दिस मार्जिन, वो तो ठीक है, बात बनती है। मगर इसके अलावा भी आप देखें, अगर आप इससे ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इससे नीचे यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो आपकी वो स्कैन नहीं होगा, तो आपका चेक भी नहीं होगा। ठीक, वाई एम आई सेइंग दिस, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये हमारे पास एक कैंडिडेट की आंसर स्क्रिप्ट है जो कि बाकायदा एग्जामिनर चेक करके फिर आपको एक आंसर स्क्रिप्ट देता है, आप नहीं मंगवा भी सकते हैं। यहाँ पे अब इनका जो आंसर है मैं आपको गौर से दिखाता हूँ। पहले पेज के साइड पे आपको यहाँ पे नजर आएगा, पहले पेज के राइट साइड पे वी हैव दिस थिंग मेंशन्ड हियर, डू नॉट राइट इन दिस मार्जिन। ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे कहीं आपको नजर आ रही है? हाँ, कहीं भी आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो चीज़ स्कैन ही नहीं हुई। वो चीज़ आपको यहाँ पे हल्की सी उसकी एक आउटलाइन नजर आ रही है, ये बस सिर्फ इतना स्कैन हुआ, ये सारी एक वाइट एम्प्टी स्पेस है, ये पेपर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जब आपके स्कैन होते हैं पेपर, तो अपने हमेशा याद रखना कि आपने इसके अंदर अपने रखने आंसर्स, इसके अलावा चेक नहीं होंगे, यानी इसके बाहर लिखेंगे तो आपके चेक नहीं होंगे। और फिर वैसे भी आप इस पेज के अंदर आप क्या ही लिख पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ तक इनका आंसर हुआ नहीं, स्कैन हुआ, इससे ज़्यादा इनका स्कैन ही नहीं हुआ। तो दूसरी चीज़ इसका अपना ख्याल रखना वो ये है कि अगर आपके पास फिर भी लेट्स अज्यूम कि आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, बहुत से बच्चों से होता है इस तरह, आपने ये लिखा, ये आपको रॉन्ग हो गया, आपने उसको काटा मारा, आप उसको काटा मार सकते हैं, यानी इस तरह से क्रॉस बना लें। फिर आपने यहाँ लिखा, यहाँ भी पूरा नहीं आया, आपने फिर क्रॉस मारा उसको यहाँ पे। फिर जो एक तरीका है वो ये है कि गो डाउन टू दिस लास्ट पेज, ये आपको हमेशा एक ब्लैंक पेज देंगे साथ। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखें, आप यहाँ लिखें क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है, और फिर यहाँ पे अपना आंसर लिखें यूँ करके लाइंस के बाद। अगर आपके पास कोई रूलर है, स्केल है, तो बेशक पेंसिल से आप लाइन बना लें अपनी आसानी के लिए। एग्जामिनर को ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जामिनर को बहुत क्लीन नीट लाइन बना के दो, पर आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। नाउ यू हैव एन एंटायर एक्स्ट्रा पेज ऑल द वे टिल हेयर, इससे नीचे आपने नहीं जाना, ये लाइन है, आप यहाँ तक ये सारा लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रूफ, ये देखिए, ये एक हमारे पास ब्लैंक पेज है आंसर स्क्रिप्ट का, ये स्कैन आंसर, ये हमारे पास एक आंसर स्क्रिप्ट है, ऑफिशियल आंसर स्क्रिप्ट है। यहाँ पे एग्जामिनर ने सीन का स्टैंप लगाया हुआ। सीन का मतलब ये होता है कि दिस पेज हैज़ बीन सीन, मगर यहाँ पे क्योंकि कोई चीज़ यानी मार्क नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट नहीं था, कोई आंसर नहीं था, कोई वैलिड चीज़ें नहीं थी कि जिसको मार्क करें, तो मार्क नहीं हुआ, मगर सीन हो गया। अगर यहाँ कुछ लिखते तो फिर मार्क भी होता है। तो ये कंपल्सरी होता है एग्जामिनर के लिए वो कि वो हर ब्लैंक पेज को सीन का स्टैम्प लगाएं, इसके बगैर वो आगे पास नहीं होता। दे हैव टू व्यू दैट लास्ट पेज, दैट इज द रीजन व्हाई दे गिव यू दिस एम्प्टी पेज। वरना वो क्यों, यानी ये कोई यानी ये कोई एस्थेटिक के लिए तो नहीं दे रहा ना आपको कि बैक पेज वाइट होना चाहिए ताकि बुरा ना लगे, तो इस तरह से नहीं होता, आपके पास ये अलाउड होता है। हाँ, अगर आपको कोई रफ वर्क करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या अगर आपने कोई ऐसा रफ वर्क करना जो कि चेक नहीं होगा, खैर इसमें रफ वर्क कोई है ही नहीं इसमें, या अगर आपने कोई पॉइंट्स लिख लिए हैं, एक एक बहुत एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एग्ज़ाम में, कल आप एग्ज़ाम में जो ही बैठें और आपको जो ही ये आपका क्वेश्चन पेपर मिले, आधे घंटे के बाद मिलेगा, तो फिर आप आपके जहन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं क्वेश्चन को लेकर, आप उनको यहाँ पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर
वन का डी पार्ट यानी 6 मार्कर और 8 मार्कर्स के लिए आपके पास जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप यहाँ पे लिख लें। और आप बाकायदा पूरा यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं इस तरह से, आप लिखने के भी आप यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, मगर आपके लिए आसानी होगी कि आपका ऊपर पे आपका टाइम कम लगेगा, यानी ये आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होगी, आपको यहाँ पे टाइम थोड़ा सा लग सकता है मगर ऊपर आंसर लिखते हुए आपका टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन वन डी पार्ट फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा पॉइंट, आपने लिखा मेरे पास पॉइंट है ये आपने लिख लिया, आपने उसकी रीज़न लिखी, मेरे पास ये रीज़न है, आपने इम्पैक्ट लिखी, ये लिखी। तो आपके लिए आसानी होगी कि आपके पास कुछ हेडिंग्स आ जाएंगे कि हाँ इस तरह से मैंने अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है। तो ये था हमारे पास आपका पेपर नंबर 21 अक्टूबर 2025 का। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, फील फ्री टू आस्क मी। और मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को सही तरह से देखा हुआ है, आपने इसको डिटेल से देखा हुआ है। कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप पॉज करें वीडियो को, स्लो डाउन करें इसकी स्पीड को, दोबारा से देखें। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में आए फिर आप आके मुझे यानी मैसेज करें। सिर्फ थंबनेल और पहले 5 सेकंड को देखें, क्वेश्चन जो भी आपके जहन में आ रहे हैं उनको मेरे को थ्रो करने के बजाय बेहतर ये है कि आप सीधे से पूरी वीडियो देख लें। ठीक है, आई नो कि आपका कल एग्जाम है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, काफ़ी पैनिक कर रहे होंगे, ऊपर से आज ईद भी है, मसरूफ़ भी होंगे, तो पर दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क, राइट? सो यू हैव टू टेक देम स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे। और बेस्ट जो चीज़ है वो एग्ज़ाम के से एक दिन पहले वो यही है कि आप आराम से सो जाएँ, दैट इज़ मच बेटर देन स्टडीइंग अनलेस कि आपके हालात बहुत ख़राब हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा ब्रेन यानी जिस तरह से हमारा पेट होता है ना, इसी तरह से ही है कि हम अगर खाना खाते रहें और रुके ना और हम उसको टाइम ना दें डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमें मेंटल डायरिया हो जाएगा। ठीक है, हम सब कुछ अब्ज़ॉर्ब कर रहे होंगे और कोई चीज़ रिटेन नहीं हो रही होगी और वो मेंटल डायरिया के तौर पे सब कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक? आपसे भूल जाएगा वो चीज़। अ, तो तरीका क्या होता है खाने का? यही है कि आप थोड़ा खाएँ, दिन में 2-3 दफ़ा खाएँ, थोड़ा खाएँ, टेक लॉन्ग पॉजेज़ बिटवीन देम, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी आपने खाया, फिर आपने कुछ टाइम दिया अपने पेट को यानी वो उसको डाइजेस्ट करे, अब्ज़ॉर्ब करे, ताकि आपकी पूरी बॉडी में वो चीज़ फैल जाए। सिमिलरली आपने ये सारा आपने वीडियो देख लिया, आपने अपना सिलेबस तैयार कर लिया, आपने अपना आंसर फॉर्मेट तैयार कर लिया, डेफिनिशन तैयार कर ली। नाउ डू नॉट ट्राई टू स्टफ ऑल दोज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन इनसाइड योर ब्रेन। वो एक ऑर्गन है। गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड इट, टू रिटेन इट, टू अब्ज़ॉर्ब इट। कुछ टाइम दें। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें, आप सो जाएँ। आई पर्सनली लव स्लीपिंग, क्योंकि स्लीपिंग से बहुत अच्छे से वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है, वो चीज़ अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और फिर आप शाम में फिर से खोल के आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक, तो दैट वाज़ इट। अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे। बहुत-बहुत ईद मुबारक आप सारों को। और देयर इज़ नो ईदी फ्रॉम माय साइड। गोश्त है, लें तो अब आ जाएँ, बता दें।